सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का छठा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। पीड़ित हृदय पर पुनः चोट लगी। कनक हृदय थामकर रह गई। वज्र की तरह ऐसे ही लोग कठोर हुआ करते हैं। पहले जीवन में एकांत की कल्पना ने जिन शब्दों का हार गूंथा था, उसकी लड़ी में यतिभंग हो गया। तमाम रात प्रणय देवता के चरणों में पड़ी रोकर भोर कर दिया। प्रातःकाल ही उनके सत्य आशीष का कितना बड़ा प्रमाण। अब ये समय की सरिता सागर की ओर नहीं, सूखे की ओर बढ़ रही थी। जितना ही आंसुओं का प्रवाह बढ़ रहा था, हृदय उतना ही सूख रहा था। बरामदे से आकर वह फिर पलंग पर पड़ रही। हृदय पर सांप लौट रहा था। कितना अपमान! ये वही राजकुमार था जिसने एक सच्चे वीर की तरह मेरी रक्षा की थी। छी! उसी दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्य की जवान थी तुम। मेरे शरीर की आत्मा, मेरी कल्पना की तस्वीर, रूप की रेखा, डाल की कली, गले की माला, स्नेह की परी, जल की तरंग, रात की चांदनी, दिन की छां हो। कनक ने उठकर पंखा खोल दिया। पसीना सूख गया, किंतु हृदय का ताप और बढ़ गया। इच्छा हुई राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाए। तुम आदमी हो, एक बात कहकर फिर भूल जाने वाले तुम इंसान हो। तुम होटलों में खाने वाले मेरे हाथ का पकाया भोजन नहीं खा सकते। वह कौन थी? होगी कोई मुझसे ज़रूरत न इधर ही गई है। पता लगाना चाहिए वह थी कौन। मैना आकर सामने खड़ी हो गई। गाड़ी जल्दी तैयार करो। उसी रात राजकुमार के चले जाने के बाद कनक ने अपने समस्त गहने उतार डाले थे। जिन वस्त्रों में थी उन्हीं में जूते पहन खटाखट नीचे उतर आई। इतना उत्साह था मानो तबीयत खराब हुई ही नहीं। खोजने जाऊँ ना? नीचे मोटर तैयार थी, बैठ गई। किस तरफ चलूँ? ड्राइवर ने पूछा। किस तरफ चलूँ? ड्राइवर ने पूछा। राजकुमार की मोटर सिहालदेह की ओर गई थी। उसी ओर देखते हुए कहा, इस तरफ। फिर दूसरी तरफ बेलेस्ली स्क्वायर की ओर चलने के लिए कहा। मोटर चल दी। मोटर धर्मतल्ला पहुंची तो बाएं हाथ चलने के लिए कहा। वह राह भी सियालदह के करीब समाप्त हुई है। नुक्कड़ पर पहुंची तो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा। कनक ने राजकुमार की मोटर का नंबर देख लिया था। सियालदह स्टेशन पर कई मोटरें खड़ी थीं। उतर कर देखा, उस मोटर का नंबर न मिला। कलेजे में फिर नई लपटें उठने लगीं। स्टेशन पर पूछा, क्या अभी कोई गाड़ी गई है? 6 अप एक्सप्रेस गया है। कितनी देर हुई? 7:05 पर छूटता है। स्तब्ध खड़ी रह गई वह। कैसी इंसानियत! देखा, फिर मिलना भी उचित न समझा, और मैं पीछे पीछे फिर रही हूँ। बस अब पैरों भी पड़े तो मैं उधर न देखे। कनक चिंता में डूब रही थी। भीतर बाहर, पृथ्वी अंतरिक्ष, सब जगह जैसे आग लग गई हो। संसार आंखों के सामने रेगिस्तान सा तप रहा था। शक्ति का, सौंदर्य का एक चित्र नहीं देख पड़ता था। पहले की जितनी सुकुमार मूर्तियां कल्पना के जाल में आप ही फंस जाया करती थी, अब वे सब जैसे जकड़ ली गई हों, मानो किसी ने उन्हें इस प्रलय के समय अन्यत्र कहीं विचरण करने के लिए छोड़ दिया हो। लौटकर कनक मोटर में बैठ गई। घर चलो, कहा उसने। ड्राइवर मोटर ले चला। कनक उतरी कि एक दरबान ने कहा, मेम साहब बैठी हैं। वह सीधे अपने पढ़ने वाले कमरे में चली गई। सर्वेश्वरी मिसेज कैथरीन के पास बैठी बातें कर रही थी। राजकुमार के जाने के बाद से सर्वेश्वरी के मन में एक आकस्मिक परिवर्तन हो गया था। वह अब कनक पर नियंत्रण करना चाहती थी। उसे मानव स्वभाव की बड़ी गहरी पहचान थी। कुछ दिन अभी कुछ न बोलना ही वह उचित समझती थी। कैथरीन की इस संबंध में उससे सलाह मांगी। बहुत कुछ वार्तालाप के बाद उसने कैथरीन को कनक के गार्जियन के तौर पर कुछ दिनों के लिए नियुक्त कर लेना उचित समझा। कैथरीन ने भी 6 महीने तक के लिए आपत्ति न की। फिर उसे यूरोप जाना था। उसने कहा, अच्छा हो अगर इस समय आप कनक को पश्चिमी आर्ट, नृत्य, गीत, अभिनय की शिक्षा के लिए यूरोप भेज दें। कनक में जैसा एकाएक परिवर्तन हो गया था,
उसका ख्याल कर सर्वेश्वरी इस इच्छा पर उसके प्रवृत्त होने की शंका कर रही थी। अतएव कैथरीन को मोड़ फेर देने के लिए प्रयुक्त कर दिया। कनक के आने की खबर मिलते ही सर्वेश्वरी ने उसे बुलाया। माँ जी बुलाती हैं, मैना ने आकर कहा। कनक माता के पास गई। मेम साहब से भी अभी तुम्हारे ही विषय में बातें हो रही थीं। कनक की भौंहों में बल पड़ गए। कैथरीन ताड़ गई, बोली यही कि अगर कुछ दिन और पढ़ लेती तो अच्छा होता। कनक खड़ी रही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी है। कनक ने तीव्र दृष्टि से कैथरीन को देखा। यूरोप चलने का विचार है? हाँ, सितंबर में तय रहा। अच्छी बात है। सर्वेश्वरी कनक की बेफास आवाज़ से प्रसन्न हो गई। माता की बगल में ही बैठ गई कनक। विजयपुर के राजकुमार का राज तिलक है। कनक कांप उठी, जैसे जल की तरंग मन में बहती हुई सोचने लगी। राजकुमार का राज तिलक, हमने बयाना भी ले लिया है। 200 रुपये रोज खर्च अलग। कब है? हाँ, परसों पहुंच जाना चाहिए। मैं चलूँगी। तुम्हें बुलाया था पर हमने इनकार कर दिया। कनक माता की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगी। क्या करते? हमने सोचा शायद तुम्हारा जाना ना हो। नहीं, मैं चलूँगी। तुम्हारे लिए तो विशेष आग्रह था उनका। मेम साहब, क्या साथ चलने के लिए आपको फुर्सत होगी? फुर्सत कर ली जाएगी। कैथरीन की आंखें रुपयों की चर्चा से चमक उठी थी। तुम्हें 501 रोज़ देंगे अगर तुम जाओ। कनक के हृदय में मानो एक साथ किसी ने 1000 सुइयां चुभो दी। दर्द को दबाकर बोली, सोचूंगी। सर्वेश्वरी की मुरझाई हुई लता पर आषाढ़ की शीतल वर्षा हो गई। ये बात है, अपने को संभाल लो। तमाम उम्र बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? हृदय की खान में बारूद का धड़ाका हुआ। करुण अधखुली चितवन से कनक राजकुमार का चित्र देख रही थी, जो किसी तरह भी हृदय पट से नहीं मिट रहा था। मन में कह रही थी, हो पुरुष, ये सब मुझे किसकी गलती से सुनना पड़ रहा है। चुपचाप दर्द को थाम कर हो तो तय रहा। हाँ, तार कर दिया जाए। कर दीजिए। तुम खुद लिखो अपने नाम से। कनक झपट कर उठी, अपने पढ़ने वाले कमरे से एक तार लिख कर ले आई। राजा साहब, तार मिला। अपनी माता के साथ महफिल करने आ रही हूँ। सर्वेश्वरी तार सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सुनो। कैथरीन कनक को अलग बुला ले गई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। कनक के स्वभाव का ऐसा चित्र उसने आज ही देखा था। वह उसे ऊपर कमरे में ले गई। वहाँ अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा जाना अच्छा नहीं है। बुरा क्या है? मैं इसीलिए पैदा हुई हूँ। राजा लोग, मैंने सुना है, बहुत बुरी तरह पेश आते हैं ना। हम रुपए पाने पर सब तरह का अपमान सह लेती हैं। तुम्हारा स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। पहले बयाना भी ना आता था। तुम यूरोप चलो, यहाँ के आदमी तुम्हारी क्या कद्र करेंगे। मैं वहाँ तुम्हें किसी लॉर्ड से मिलवा दूँगी। कनक की नसों में मानो किसी ने तेज झटका दिया। वह कैथरीन को घूर कर रह गई। तुम क्रिश्चियन हो जाओ। राजकुमार तुम्हारे लायक नहीं। वह क्या तुम्हारी कद्र करेगा? वह तुमसे दबता है। रद्दी आदमी। मैडम। कड़ी निगाह से कनक ने कैथरीन को देखा। आंखों की बिजली से कैथरीन कांप उठी। कुछ समझ न सकी। मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। तुम्हें ठीक राह पर ले चलने का मुझे अधिकार है। कनक संभल गई। मेरी तबीयत अच्छी नहीं, माफ़ कीजिएगा। इस वक्त मुझे अकेली छोड़ दीजिए। कनक को एक तीव्र दृष्टि से देखती हुई कैथरीन खड़ी हो गई। कनक पूर्ववत बैठी रही। कैथरीन तेजी से पीछे उतर गई। इसका दिमाग इस वक्त कुछ खराब हो रहा है, आप डॉक्टर की सलाह लें। सर्वेश्वरी से कहकर कैथरीन चली गई। कनक की आंखों के झरोके से प्रथम यौवन के प्रभात काल में तमाम सपनों की सफलता के रूप में राजकुमार ने ही झांका था और सदा के लिए उसमें एक शून्य रखकर तिरोहित हो गया। आज कनक के लिए संसार में ऐसा कोई नहीं। जितने हैं टूटे हुए यंत्र को बार बार छेड़कर उसके बेसुरेपन का मजाक उड़ाने वाले। इसीलिए अपने आप में चुपचाप पड़े रहने के सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। जो प्रेम कभी थोड़े समय के लिए उसके अंधकार में हृदय को मणि की तरह प्रकाशित कर रहा था, वही अब दूसरों की परिचित आंखों के प्रकाश में जीवन के कलंक की तरह स्याह पड़ गया है। अंधकार पथ पर जिस एक ही प्रदीप को हृदय के अंचल में छिपा मैं अपने जीवन के तमाम मार्गों आलोकमय कर लेना चाहती थी, हवा के अकारण झोंके से ही गुल हो गया।
उस हवा के आने के पहले ही उसने कल्पना क्यों नहीं की? अभी तो पूरा पथ ही पड़ा हुआ है। अब उसका कोई लक्ष्य नहीं। वह दिग्यंत्र ही अचल हो गया। अब वह केवल प्रवाह की अनुगामिनी है और राजकुमार प्रतिश्रुत युवक के हृदय की आग रह रह कर आँखों से निकल पड़ती है। उसने जाति देश साहित्य आत्मा कल्याण के लिए अपने समस्त सुखों का बलिदान कर देने की प्रतिज्ञा की थी, पर प्रथम पदक्षेप में ही इस तरह आँखों में आँखें बिंद गईं कि पथ का ज्ञान ही जाता रहा। अब वह बारंबार अपनी भूल के लिए पश्चाताप करता है, पर अभी उसकी दृष्टि पूर्व साफ न हुई। कनक की कल्पना मूर्ति उसकी तमाम प्रगतियों को रोक कर खड़ी हो जाती। अब प्रत्येक समर में राजकुमार की वास्तविक शक्ति उस छाया शक्ति से परास्त हो जाती। तमाम बाहरी कार्यों के भीतर राजकुमार का यह मानसिक द्वंद्व चलता जा रहा है। आज 2 दिन से वह युवती के साथ उसके मायके में है। वहीं से उसने ये खबर तार द्वारा लखनऊ भेज दी। चंदन के बड़े भाई नंदन सिंह ने तार से सूचित किया, कोई चिंता न करे, मुमकिन है को मिल जाए। इस खबर से घर के सभी लोग प्रसन्न हैं। राजकुमार भी कुछ निश्चिंत हो गया। गर्मियों की छुट्टी थी। कलकत्ते के लिए विशेष चिंता न थी। युवती को उसके पिता माता बड़े भाई भावजे तारा पुकारती थी। तभी राजकुमार को भी उसका नाम ज्ञात हुआ। राजकुमार को नाम मालूम हो गया। जानकर युवती कुछ लज्जित हुई। राजकुमार का अस्त व्यस्त सामान युवती के सुपुर्द था। पहले तो 1 रोज तक संभाल कर रखने की उसे फुर्सत न मिली। अब एक दिन अवकाश पा राजकुमार के कपड़े झाड़ तय कर रखने लगी। कनक के मकान वाले कपड़े एक ओर लिपटे अछूत की तरह एक बाल्टी की डंडी में बंधे हुए थे। युवती ने पहले वही गठरी खोली। भीतर एक जोड़ी जूते भी थे। सभी कपड़े कीमती थे। युवती उनकी दशा देख राजकुमार के गृहस्थ ज्ञान पर खूब हंसी। जूते, धोती, कमीज, कोट अलग कर लिए। कमीज और कोट से सेंट की महक आ रही थी। झाड़ कर कपड़ों की चमक देखने लगी वह। कोट की दाहिनी वहाँ पर एक लाल धब्बा था। देखा गौर से, फिर देखा, संदेह जाता रहा। वह सिंदूर ही का धब्बा था। अब राजकुमार पर उसका संदेह हुआ। रज्जू बाबू को वह महावीर तथा भीष्म ही की तरह चरित्रवान समझती थी। उसके पति भी रज्जू बाबू की इज्जत करते थे। उसकी सास उन्हें चंदन से बढ़कर समझती थी। पर यह क्या, ये सिंदूर सूंघा ठीक सिंदूर ही था। युवती ने संदेह को सप्रमाण सत्य करने के निश्चय से राजकुमार को बुलाया। एकांत था। युवती के हाथ में कोट देखते ही राजकुमार की दृष्टि में अपराध की छाप पड़ गई। युवती हंसने लगी। मैं समझ गई। राजकुमार ने सिर झुका लिया। यह क्या? युवती ने पूछा। कोट। अजी ये देखो, ये है। धब्बा दिखाती हुई वह बोली। मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं, ये किसी की मांग का सेंदूर है जनाब। सुनते ही राजकुमार चौंक पड़ा। सेंदूर? हाँ, सेंदूर। देखो। राजकुमार की नज़रों से वास्तव जगत गायब हो रहा था। क्या ये कनक की मांग का सेंदूर है? तो क्या कनक ब्याहता है? हृदय को बड़ी लज्जा हुई। कहा, बहू जी, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। अभी तक मैं चंदन की चिंता में फंसा था, इसलिए नहीं बता सका। अब बताओ। हाँ, मुझे कुछ छिपाना थोड़ा ही है, लेकिन बड़ी देर होगी। अच्छा, ऊपर चलो। युवती राजकुमार को ऊपर एक कमरे में ले गई। युवती चित्त को एकाग्र कर कुल कहानी सुनती रही। कहीं कहीं छूट रही है। जान पड़ता है सब घटनाएं तुम्हें नहीं मालूम। जैसे उसे तुम्हारी पेशी की बात कैसे मालूम हुई? उसने कौन कौन सी तदबीर की? युवती ने पूछा। हाँ, मुमकिन है। जब मैं चलने लगा तब उसने कहा भी था, बस आज के लिए रह जाओ, तुमसे बहुत कुछ कहना है। आह, सब तुम्हारा कसूर है। तुम इतने पर भी उस पर कलंक की कल्पना करते हो। राजकुमार को एक हूक सी लगी। घबराया हुआ युवती की ओर देखने लगा। जिसने तुम्हारी सबसे नज़दीक की बनने के लिए इतना किया, तुम्हें उसे इसी तरह का पुरस्कार देना था। प्रतिज्ञा तो तुमने पहले की थी। कनक क्या तुम्हें पीछे नहीं मिली? राजकुमार की छाती धड़क रही थी। लोग पहले किसी सुंदर वस्तु को उत्सुक आंखों से देखते हैं, पर जब किसी दूसरे स्वार्थ की याद आती है, आंखें फेर कर चल देते हैं। क्या तुमने उसके साथ ऐसा नहीं किया? युवती ने प्रश्न किया। राजकुमार के हृदय ने कहा, हाँ, ऐसा ही किया है। जवान से उसने कहा, नीचे कुछ लोगों को उसके चरित्र की
अश्रव्य आलोचना करते हुए मैंने सुना है। झूठ बात, मुझे विश्वास नहीं। तुम्हारे कानों ने धोखा दिया होगा और किसी के कहने पर ही तुम क्यों गए? इसलिए कि तुम खुद उस तरह की कुछ बातें उसके संबंध में सुनना चाहते थे। राजकुमार का मन युवती की तरफ हो गया। युवती मुस्कराई तो वह चलते समय की धर पकड़ का दाग है। युवती मुस्कराई तो ये चलते समय की धर पकड़ का दाग है। क्यों? राजकुमार ने गर्दन झुका ली। अब भी नहीं समझे रज्जू बाबू? ये आप ही के नाम का सिंदूर है। राजकुमार को असंकुचित देखती हुई युवती हंस रही थी। आपसे प्रेम की भी कुछ बातें हुई? मैंने कहा था तुम मेरी कविता हो। युवती खिलखिलाकर हंसी। कैसा चोर पकड़ा। फिर आपकी कविता ने क्या जवाब दिया? कभी लोग अपनी ही लिखी पंक्तियां भूल जाते हैं। कितना सही उत्तर दिया। क्या अब भी आपको संदेह है? राजकुमार के मस्तक पर एक भार सा आ पड़ा। रज्जू बाबू, तुम गलत राह पर हो। राजकुमार की आंखें छलछला आईं। मैं बहुत शीघ्र उससे मिलना चाहती हूँ। छी! रज्जू बाबू, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, और उसकी जवान से जिसके हो चुके। हम भी जाएंगे दीदी। एक 8 साल का बालक दौड़ता हुआ ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों में अपनी बैठी हुई बहन का गला भर लिया। दीदी, आज राजा साहब के यहाँ गाना होगा। बड़े दादा जाएंगे, मुन्नी जाएगी, हम भी जाएंगे। बालक उसी तरह अपनी बहन के गले में बाहें डाले थिरक रहा था। किसका गाना है? युवती ने बच्चे से पूछा। कनक 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 का। बालक आनंद से थिरक रहा था। युवती और राजकुमार गंभीर हो गए। बच्चे ने गला छोड़ दिया। बहन की मुद्रा देखी, फिर फुर्ती से जीने से उतर दौड़ता हुआ मकान से बाहर निकल गया। युवराज का अभिषेक है, ये दोनों जानते थे। विजयपुर यहाँ से मील भर है। युवती के पिता स्टेट के कर्मचारी थे। बालक की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण न था। देखा बहू जी, राजकुमार ने अपने अनुभव सत्य की दृढ़ता से कहा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता रज्जू बाबू। किसके मन में कौन सी भावना है, इसका दूसरा अनुमान लगाएं तो गलती का होना ही अधिक संभव है। अनुमान कभी कभी सत्य भी होता है, पर तुम्हारी तरह का अनुमान नहीं। अब तक कई लड़के आंगन में खड़े हुए तालियां पीटते थिरकते हुए हम भी जाएंगे सम स्वर में घोर संगीत छेड़े हुए थे। युवती ने झरोके से लड़कों को एक बार देखा, फिर राजकुमार की तरफ मुंह करके कहा, अच्छा हो अगर आज स्टेशन पर कनक से मिला जाए। पूरब से एक ही गाड़ी 4 बजे आती है। नहीं, ये उचित न होगा। आपको तो मैं मकान से बाहर निकलने की राय दे नहीं सकता, और इस तरह के मामले में किसी बहाने मिल लेंगे। युवती उत्सुक हो रही थी। किसी बहाने भी नहीं बहू जी, स्टेट की बातें आपको नहीं मालूम। राजकुमार गंभीर हो गया। युवती त्रस्त हो संकुचित हो गई। पर मुझे एक दफ़ा जरूर दिखा दो। करुणाश्रित सहानुभूति की दृष्टि से देखती हुई युवती ने राजकुमार का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा। 2 रोज और बीत गए। अंगों के ताप से कनक का स्वर्ण रंग और चमक उठा। आंखों में भावना मूर्तिमती हो गई। उसके जीवन के प्रखर स्रोत पर मध्याह्न का तपन तप रहा था, जिसके बाष्प के बाह्य आवरण के भीतर प्रवाह पर भावनाओं के सूर्य के सहस्रों ज्योतिर्मय पुष्प खुले हुए थे। पर उसे इसका ज्ञान न था। वह केवल अपने बाहरी आवरण को देखकर दैन्य से मुरझा रही थी। जिस स्नेह की डोर से उसके प्रणय के हाथों ने राजकुमार को बांधा था, केवल वही अब उसके रिक्त हाथों में रह गई थी। अब उसकी दृष्टि में कर्तव्य का ज्ञान न रहा। स्वयं ही संचालित की तरह बाह्य वस्तुओं पर और फिर वहाँ से उसी तरह हताश हो उठाती थी। उसकी आत्मा का संयोग नहीं रहता। उनसे उसकी आत्मा का संयोग नहीं रहता, जैसे वह स्वयं अब अकेली रह गई हो। इस आकांक्षा और अप्राप्ति के अपराजित समर में उन्हीं की तरह वह भी उच्छृंखल हो गई। इसीलिए माता के साथ अलक्ष्य गति पर चलती हुई वह गाने के लिए राजी हो गई। जिस जीवन का राजकुमार की दृष्टि में ही आदर न हुआ, उसका अब उसकी दृष्टि में भी कोई महत्व न रहा। सर्वेश्वरी कनक को प्रसन्न रखने के हर उपाय करती, पर वह सदा उसे वीतराग देखती, अतः भावी सुख के प्रति उसका संदेह बढ़ रहा था। वह देखती चिंता से उसके अचंचल कपोलों पर आत्मसम्मान की एक दिव्य ज्योति खुल पड़ती थी, जिससे उसे कुछ त्रस्त हो जाना पड़ता। कनक की देह की हरियाली के ऊपर से जेठ की लू बह जाती। जल की मराल बालिका को स्थल से फिर जल में ले जाने की सर्वेश्वरी कोशिश किया करती, पर उसका इच्छित तड़ाग
दूर था। जिस सरोवर में मैं उसे छोड़ना चाहती थी वह उसे पंकिल देख पड़ता। स्वयं निर्मित रूप का जब अस्तित्व ही न रहा तब कला की निर्जीव मूर्तियों पर कब तक उसकी दृष्टि रम सकती थी। सर्वेश्वरी के चलने का समय आया। तैयारियां होने लगी। वस्त्र, अलंकार, पेशावाज, साज सामान आदि बंधने लगे। आकाश में उड़ती हुई परी पर काटकर कमरे में कैद की जाने लगी। सुख के सागर की बालिका जी बहलाने के लिए कृत्रिम सरोवर में छोड़ दी गई। जीवन के दिन सुख से काटने के विचार से कनक को अपना पेशा अपनाने की पुनश्च सलाह दी जाने लगी। सर्वेश्वरी के साथ वाद्यकार भी जमा हो गए और अनेक प्रकार की स्तुतियों से कनक को प्रसन्न करने लगे। कनक रात्रि के सौंदर्य की तरह इन सबकी आंखों से ओझल हो गई। रही केवल गायिका नायिका कनक। अपनी तमाम चंद्रिकाओं के साथ बादलों की आड़ से ज्योत्सना एक दूसरे ही लोक में पहुंच गई थी। यहाँ उसकी छाया मात्र रह गई थी। कनक तार भिजवा चुकी थी। चलते समय इनकार न कर सकी। सर्वेश्वरी कुछ देर तक कैथरीन की प्रतीक्षा करती रही, पर जब गाड़ी के लिए सिर्फ आधा घंटा समय रह गया तब परमात्मा को मन ही मन स्मरण कर मोटर पर बैठ गई। कनक भी बैठ गई। कनक समझ गई कैथरीन के न आने के कारण उस रोज का जवाब होगा। कनक और सर्वेश्वरी को फर्स्ट क्लास का किराया मिला था। कनक को नहीं मालूम था कि कभी कुंवर साहब को वह इतनी तेज निगाह से देख चुकी है कि देखते ही पहचान लेगी। सर्वेश्वरी भी न जानती थी कि कुंवर साहब के आदमी कभी उसके मकान पर आकर लौट गए थे। वही कुंवर साहब बालिक होकर अब राजा साहब के आसन पर लाखों प्रजाओं पर शासन करेंगे। रेल समय पर ठीक 4 बजे शाम को विजयपुर स्टेशन पहुंची। विजयपुर वहां से 3 कोस था, पर स्टेशन का नाम विजयपुर ही रखा गया था। राजा साहब के पिता ने स्टेशन का यही नाम रखवाने के लिए बड़ी लिखा पढ़ी की थी। कुछ रुपए भी दिए थे। कंपनी तो उन्हीं के नाम से स्टेशन कर देना चाहती थी, पर राजा साहब को कंपनी की मांगी हुई रकम देना मंजूर न था। वह पुराने विचारों के मनुष्य थे। रुपयों को नाम से अधिक महत्व देते थे। कहते हैं एक बार स्वाद की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था, बासी दाल में सरसों का तेल डाल कर खाएं तो ऐसा स्वाद किसी सालन में नहीं मिलता। वह नहीं रहे। वह गरीबों में उनकी यह कीर्ति कथा रह गई। स्टेशन पर कनक के लिए कुंवर साहब ने अपनी मोटर भेज दी। सर्वेश्वरी के लिए विजिटर्स कार और उसके आदमियों के लिए एक लारी। तार पाने के पश्चात अपने कर्मचारियों में कुंवर साहब ने कनक की बड़ी तारीफ की थी, जिससे 6-7 कोस के इर्द गिर्द एक ही दिन में ये खबर फैल गई कि कलकत्ते की मशहूर तवायफ आ रही है, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान की कोई भी गाने वाली नहीं कर सकती। आज 2 ही बजे से तमाम गांव के लोग एकत्र होने लगे। आज से ही महफिल शुरू होने वाली थी। कनक माता के साथ ही विजिटर्स कार पर बैठने लगी तो एक सिपाही ने कहा, कनक साहिबा के लिए महारानी ने अपनी मोटर भेजी है, तुम उस पर बैठ जाओ। सर्वेश्वरी ने कहा, नहीं, मैं इसी पर चलूँगी। यह क्या, हम जैसा चाहें वैसा कीजिए, सिपाही ने कहा। कनक उठकर राजा साहब की मोटर पर चली गई। ड्राइवर कनक को ले चला। सर्वेश्वरी की मोटर खड़ी रही। कहने पर भी ड्राइवर चलते हैं कहकर इधर उधर करता रहा। कभी पानी पीता, कभी पान खाता, कभी सिरगट सुलगाता। सर्वेश्वरी का कलेजा कांपने लगा। शंका की अनिमेष दृष्टि से कनक की मोटर को ताकती रही। मोटर अदृश्य हो गई। कनक भी पहले घबराई पर दूसरे ही क्षण संभल गई। एक अमोघ मंत्र जो उसके पास था वह अब भी है। उसने सोचा, रही शरीर की बात, इसका सदुपयोग दुरुपयोग भी उसके हाथ में है। फिर शंका किस बात की, जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो, उसे किसी की प्रगति का विचार ही क्या। कनक निस्वस्थ एक बगल पीछे की सीट पर बैठी थी। मोटर उड़ी जा रही थी। ड्राइवर को निश्चित समय पर कुंवर साहब के पास पहुंचना था। भाभी के दृश्य कनक के मन को सजग कर रहे थे, पर उसका हृदय बैठ चुका था। अब उसमें उत्साह न रह गया। रास्ते के पेड़ों किनारे खड़े हुए आदमी को देखती सब कुछ अपरिचित था। हृदय की शून्यता बाहर के अज्ञात शून्य से मिल जाती। मार्ग पार हो रहा था। आगे क्या होगा? उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं आने पाई? यदि प्रश्न मन में उभरते और फिर डूब जाते तो एक निरंतर मरोड़ उसके हृदय में थी। उससे अधिक प्रभाव ये न डाल पा रहे थे। सहसा उसकी तमाम शून्यता
एक बारगी भर गई। हृदय से आंखों तक पिचकारी की तरह स्नेह का रंग भर गया। उसने देखा रास्ते के किनारे राजकुमार खड़ा है। हृदय उमड़कर फिर बैठ गया। अब ये मेरे नहीं हैं। दर्शन के बाद मोटर एक फलांग बढ़ गई। दूसरे प्रेम के दबाव से वह कुछ कह भी न सकी। राजकुमार खड़ा खड़ा देखता रहा। कनक ने 2 बार फिर कर देखा। राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी, मानो उसी के कलंक की मूर्ति सहस्त्रों इंगितों से कनक के द्वारा उसके अपयश की घोषणा कर रही थी। राजकुमार बिल्कुल सादी वेशभूषा में था। गाना सुनने के लिए जा रहा था, दूसरों के मत से, अपने मत से कनक को तारा से मिलाने। तारा ने जब से कहा कि गलती तुम्हारी है, तब से कनक को पाने के लिए उसके दिल में पुनः लालसा का अंकुर फूटने लगा था। पर फिर अपनी प्रतिज्ञा याद कर हताश हो जाता। कनक से मुलाकात तो हुई 2 बार, उसने फिर कर देखा भी। क्या वह अब भी मुझे चाहती है? वह राजा साहब के यहाँ जा रही है। मुमकिन है मुझे रौब दिखलाया हो। मैं क्या कहूँगा? न लौट जाऊँ, कह दूँ ये मुझसे ना होगा। लौट कर कलकत्ते जाएगी, तब तो बातचीत करना चाहें कर लीजिएगा। अनेक हर्ष विषाद की तस्वीरों को देखता हुआ आशा और नैराश्य की जाल में उलझा राजकुमार विजयपुर की तरफ जा रहा था। घर लौटने की इच्छा प्रबल बाधा की तरह मार्ग रोककर खड़ी हो जाती। पर भीतर न जाने एक और कौन थी जिसकी दृष्टि से उसे हिम्मत बनती। बाधा के रहने पर भी अज्ञात पदक्षेप उधर ही हो रहे थे। ज़्यादा जोश में आने पर राजकुमार भूल जाता, कुछ समझ नहीं सकता था। कनक से आखिर क्या कहेगा? बेहोशी के वक्त कल्पना के लोक में तमाम सृष्टि उसके अनुकूल हो जाती। कनक, उसकी छाया लोक, उसके बाग, इमारत, आकाश, पृथ्वी, सब उसके एक एक इंगित पर कनक उठती बैठती, जैसे अब कभी तकरार हुई ही नहीं। कभी हुई थी इसकी याद भी नहीं। राजकुमार इसी दुविधा में धीरे धीरे चला जा रहा था। पीछे से एक मोटर आ रही थी। ये सर्वेश्वरी की मोटर थी। कनक जब चली गई तब सर्वेश्वरी को ज्ञात हुआ कि उसने गलती की। वहाँ सहायक कोई न था, दूसरा उपाय भी न था कनक की रक्षा के लिए। वह उतावली हो रही थी। इसी समय उसकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी। उसने हाथ जोड़ लिए, फिर बुलाया। राजकुमार समझ गया। डेरे पर मिलने के लिए इशारा किया। हृदय में आशा की समीर बह चली। पैर कुछ तेजी से उठने लगे। कनक की मोटर एकांत बंगले के द्वार पर ठहर गई। यहाँ कुंवर साहब अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ कनक की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अर्दली कनक को उतार कर कुंवर साहब के बंगले में ले गया। कुंवर साहब का नाम प्रताप सिंह था, पर ये बिल्कुल दुबले पतले, 21 वर्ष की उम्र में ही हाथ पैर सूखी डाल की तरह, मुंह सीप की तरह पतला हो गया था। आंखों के लाल डोले अत्यधिक अत्याचार का परिचय दे रहे थे। राजा साहब ने उठकर कनक से हाथ मिलाया, एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए इशारा किया। वह बैठ गई। देखा वहाँ कितने आदमी थे। सब आंखों में इशारे कर रहे थे। देखकर उसे बड़ा भय हुआ। इधर अनर्गल शब्दों के अव्यर्थ बाण एक ही लक्ष्य सातों महारथियों से निशंक होकर छोड़ना प्रारंभ कर दिए। उस रोज़ जब हम आपके यहाँ गए थे, पता नहीं आपकी बाहें किसके गले में थीं। इसी तरह के और भी चुभते हुए व्यंग वाक्य। कनक को आज तक ऐसे व्यंग सुनने का मौका न पड़ा था। यहाँ सुनकर चुपचाप सह लेने के सिवा दूसरा उपाय भी न था। इतनी सहनशीलता भी उसमें न थी। कुंवर साहब जिस तीखी कामुक दृष्टि से एकटक देखते हुए इस मधुर आलाप का आनंद ले रहे थे, कनक के रोए रोए से घृणा का जहर निकल रहा था। मेरी माँ अभी तक नहीं आई? कुंवर साहब की तरफ मुखातिब होकर कनक ने पूछा। कुंवर साहब के कुछ कहने से पहले ही परिषद वर्ग बोल उठा। अच्छा, अब माँ की याद आए। कुंवर साहब के कुछ कहने से पहले ही परिषद वर्ग बोल उठे। अच्छा, अब माँ की याद की जाएगी। सब हट्टहास हंसने लगे। कनक सहम गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब यहाँ से निस्तार पाना कठिन है। याद आई, एक बार राजकुमार ने उसे बचाया था। वह राजकुमार आज भी है, पर उसने उस उपकार का, उसे जो पुरस्कार दिया, उससे उसे नफरत है। इसीलिए आज वह उसकी विपत्ति का सहायक नहीं, केवल दर्शक होगा। वह पहुँच से दूर अकेला है। यहाँ वह पहले की तरह होता भी तो उसकी रक्षा न कर सकता। कनक इसी तरह सोच रही थी कि कुंवर साहब ने कहा, आपकी माँ के लिए दूसरी जगह ठीक की गई है, यहाँ सिर्फ आप ही रहेंगी।
कनक के होश उड़ गए। रास्ता भूली हुई दृष्टि से चारों तरफ देख रही थी। तभी कुंवर साहब ने कहा, आपके महफिल लगने पर ले जाने के लिए एक मोटर है, आप किसी तरह घबराएं मत। यहाँ एकांत है, आपको एकांत रहेगा, इसी ख्याल से आपको यहाँ लाया गया। चारों तरफ से जल से भीगी हवा आ रही है, छोटी मोटी नाव भी है, आप जब चाहें जल विहार कर सकती हैं। भोजन भी आपके लिए यही आ जाएगा, आपको कोई तकलीफ न होगी। खुक 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 खो खो मुसाहबों का अट्टहास गूंज उठा। मुझे महफिल में जाने के लिए अपनी माँ के पास जाना होगा, क्योंकि पेशबाज वगैरह उन्हीं के पास हैं। अच्छा, तो घंटे भर पहले चली जाइएगा। कुंवर साहब ने मुसाहिबों की तरफ देखकर कहा, रास्ते की थकी हुई हैं, माफ़ फरमाएं, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गई। कमरे में पलंग बिछा है, आराम कीजिए। कुंवर साहब की श्रुति मधुर स्तुति में जो लालसा थी, कनक उसे ताड़ न सकी, शायद अभ्यास के कारण, पर उसका जी इतनी ही देर में हद से ज़्यादा ऊब गया। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, यहाँ मैं आराम ना कर सकूँगी, नई जगह है, मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए, फिर जब आपकी आज्ञा होगी चली आऊँगी। कुंवर साहब ने कनक को भेज दिया। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 5वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाभारत।